नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जो खेला दिल्ली में खेला गया, जो खेला महाराष्ट्र में खेला गया, अब क्या वही खेला इलेक्शन कमीशन बिहार में भी खेलने के लिए जा रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर एक बहुत बड़ा फरमान सुना दिया गया है। फरमान क्या है? 24 जून को बिहार के सभी मौजूदा वोटर जो कि 2003 से मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें फिर से अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का। और बिहार के बाद ये प्रैक्टिस पूरे देश में अपनाई जाएगी, ये भी बात कह दी गई है। तो इसको लेकर विपक्षी दल, खास तौर से आरजेडी, तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए और कहीं ना कहीं से डिक्टेटरशिप की तरफ लेकर जा रहे हैं कि चुनाव आयोग इस तरह से कैसे कर सकता है और गरीब लोगों से फिर से दस्तावेज कैसे मांग सकता है। इसका क्या मायने, क्या असर होने जा रहा है इलेक्शन में, इसको लेकर बात करेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से देखा जाए, नया फरमान इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया है और ये फरमान कहीं ना कहीं लोगों के हित में नहीं है, ऐसा विपक्ष का कहना है। महाराष्ट्र और हरियाणा के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसके बाद में कांग्रेस काफी सतर्क हो गई। दोनों जगहों पे मेनली कांग्रेस ने सफर किया था और जो वोटर लिस्ट की उसके बाद में स्क्रूटनी हुई, जांच हुई, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये नजर आया कि 5 साल में जितने लोगों के नाम ऐड नहीं हुए उससे ज्यादा लोगों के नाम 5 महीने में ऐड। महाराष्ट्र में खासतौर 48 लाख नए लोगों के नाम दर्ज किए गए थे इन 5 महीनों में और 8 लाख लोगों का नाम हटाया गया था। तो यानी टोटल जो इफेक्ट हुआ था वो 56 लाख का हुआ था। अब महाराष्ट्र में जो वोटिंग पॉपुलेशन है इसका मतलब 9 करोड़ के आसपास में वोटिंग पॉपुलेशन है। 60% मान लीजिए वोटिंग जो है वो हुआ होगा, क्योंकि इसी के आसपास में होता है। तो यानी 5.5 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 5 करोड़ 40 लाख, 5.5 करोड़ जो भी आप मान लीजिए, उसका अगर आप 10% पकड़ेंगे तो वो 10% वोट जो है वो आपके ऐड या डिलीशन में है। जो मैंने जैसे बताया 56 लाख लोग जो हैं उनके नाम डाले गए या हटाए गए और 5.5 करोड़ का 10% होता है आपका 1% होता है आपका 5.5 लाख और 10% होता है 55 लाख। ठीक है, तो लगभग 10% के आसपास जो है जिनको हम स्विंग वोटर का कहते हैं, और ये स्विंग वोटर ही किसी भी रिजल्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमने देखा कि वो स्विंग वोटर्स जो है उतनी संख्या में एक दूसरे वोटर्स तैयार हो गए। ये कौन है वोटर किसी को भी नहीं मालूम। तो इस बार कांग्रेस जो है पहले से ही कमर कस के रखी हुई है। उन हरियाणा में जो होना तो हो गया, महाराष्ट्र में जो होना तो हो गया। अब इन्होंने ठान लिया कि भैया उस चीज की पुनरावृत्ति जो है वो बिहार में नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छा संकेत है कि अपोजिशन पार्टी जो है वो नामांकन सूची जो है, मतदाता सूची जो है, उस पर कड़ी नजर रखे हैं और वो इलेक्शन कमीशन पे कड़ी नजर रखे हैं और वो ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या नए अनाउंसमेंट कर रहा है और उसका इम्पैक्ट कैसे जो है वो वोटर लिस्ट पे पड़ सकता है। तो ये मेरे ख्याल से तो जो है अब जाके विपक्षी पार्टियां जागी हैं, जो एक अच्छा शुभ संकेत है। परंतु आपका जो अब सवाल है कि भाई इलेक्शन कमीशन का ये जो अनाउंसमेंट है वो उसके लिए विपक्षी पार्टी जो है वो बोल रही, मतलब शिकायत कर रही है। मेरा ये मानना है कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया, सही स्टेप उठाया। क्योंकि आप बार बार ये बोलते हो कि वोटर लिस्ट के अंदर में धांधली है, तो भाई जब धांधली है तो आधार कार्ड से उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, आप धांधली पकड़ोगे कैसे? धांधली पकड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने एटलीस्ट कुछ स्टेप तो लिया है। अब वो स्टेप जो लिया है, आप देखिए कि वो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से जो है वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उसमें कहीं गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, गरीब लोग फिर से अपने जो है वो आइडेंटिटी कार्ड्स देंगे, आइडेंटिफिकेशन देंगे। इस चीज का आरजेडी को जो है वो मलाल है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। भाई एक बार में स्क्रूटनी हो जानी चाहिए। इस देश में वैसे भी वोटर लिस्ट से लेके तो आधार कार्ड से लेके दुनिया भर के कार्ड है और हर बार बनाने के लिए जो है इस गरीब जनता को या बेबस जनता को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स देने ही पड़ते हैं। तो एक बार और देने पड़ेंगे। बिहार एक विशेष केस है हिमांशु जी, इस बात को समझिए। बिहार के अंदर में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर काम करने
काम करने के लिए लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं। दिल्ली में, अहमदाबाद में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, मतलब मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं वहां पर पलायन हुआ। और चूंकि उन लोगों का पलायन हो गया, वो लोग वोट डालने नहीं आते, परंतु उनके वोटर लिस्ट पर अभी भी नाम होंगे, तो उनके बदले दूसरे लोग वोट डाल देते। तो ये एक बहुत बड़ी धांधली है, धांधली रुकनी चाहिए। ये मतलब बिहार में जितने भी लोग रहते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सभी ने देखा है कि भले हम बिहार से बाहर रह रहे हैं, पर वहां पे ऑटोमेटिकली कहीं से वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और कोई और जाके आपका वोट डाल देता है। तो ये चीज बंद होनी चाहिए। बिहार एक विशेष केस है। बिहार इसलिए एक विशेष केस है क्योंकि लगभग 40% जो यहाँ की युवा है वो गांव से बाहर रह रही है, वो पलायन कर चुकी है, और वो सिर्फ एक वोट डालने के लिए जो है अपने खर्चे पे वापस तो गांव आएगी नहीं वोट डालने के लिए। तो जरूरी है कि वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी हो, और जो नाम ऐसे पड़े हुए हैं जिन्होंने 2 बार से 3 बार से वोट नहीं डाला है, उन लोगों के नामों को अलग किया जाए। जी हिमांशु। अच्छा, मैं देख रहा हूँ विपक्ष के जो नेता हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। मनोज कुमार झा साहब हैं, राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2.5 महीने में बिहार के चुनाव की अधिसूचना आने वाली है। ऐसे में इसकी टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो सकती थी, लेकिन इसे अभी शुरू किया गया है, और ये प्रक्रिया किस तरह से चुनाव को इफेक्ट कर सकती है, ये इस बात से कितना सहमत है? नहीं, ये एक डर, एक भय तो बना ही हुआ है। क्योंकि क्या है, पता चला जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं आरजेडी के और कांग्रेस के, वहां से लोगों को हटा दिया गया, ये बोल के उनका नाम सूची से नाम हटा दिया गया, ये बोल के कि भैया आपने टाइम पे जो है वेरिफिकेशन अपना किया नहीं, आपने टाइम पे जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए नहीं। तो ये झा साहब का जो अनुमान है, या जो वो डर या संशय या भय दिखा रहे हैं, वो एकदम वाजिब है। क्योंकि चुनाव आयोग का जो एक इमेज है वो बहुत धूमिल हो गया है। ये धूमिल जो इमेज हुआ है, ये इनके अपनी करतूतों, अपने कारणों से हुआ है। ये इमेज धूमिल होने में इनका 100% खुद का हाथ है। तो ये 2.5 महीने पहले आप इतना वाइड लेवल पे, मेजर लेवल पे जो है आप लिस्ट जो है वो छानना चालू करोगे, उससे कई लोगों को निकालोगे, कई लोगों को डालोगे। तो ये जो है विपक्ष के लीडर जो है, विपक्षी नेता जो है, उनको ये लग रहा है कि भाई ये हमारे जो बेस है, जो हमारे वोटर्स है, ये वहीं पे स्क्रूटनी करके वहीं लोगों को निकालेंगे। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे लोग, इसका मतलब है, देखिए भाजपा का वहां पे क्लियर कट वोटर बेस है, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, इसमें 80% पॉपुलेशन जो है वो उठा के कमल पे वोट मारती है। 20% ही होगी, 20-25% जो वोट नहीं देती है। बाकी 75 to 80% जो वोट डालने वाले हैं वो आपका जाके कमल पे वोट डाल। तो पता चला जिन भी नाम के आगे जो है पांडे है, द्विवेदी है, दुबे है ना, उनके नाम की स्क्रूटनी वैसे हो नहीं रही। डॉक्यूमेंट्स दिए हैं पर वो डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं जा रहा है। पर जहां पर भी जो है यादव सरनेम आ गया, या कुछ और जो अंसारी आ गया, इस टाइप के जो कांग्रेस या आरजेडी के वोटर्स माने जाते हैं ट्रेडिशनल, उन लोगों के नामों को भारी संख्या में यदि आप निकालोगे तो उस चीज का भय बना हुआ, उस चीज का भय बना है कि आप इतना बड़ा व्यापक काम 2.5 महीने में कैसे करोगे। भाई निर्वाचन आयोग तो वो आयोग है जो 8-8 दिन, 9-9 दिन तक वोटिंग पड़ने के बाद भी आपको सही गणना नहीं दे पाता है कि कितने वोट पड़े हैं। तो ये 2.5 महीने के अंदर में कहां से इतने 6.5-7 करोड़ पॉपुलेशन की वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी करके वहां से जो डुप्लीकेशन है वोट के, या जो फ्रॉड वोटर्स है उनके नाम को निकालें। ये एक बहुत बड़ा संशय है विपक्षी पार्टियों में। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन लोकसभा के इलेक्शन में, महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन में, दूसरे स्टेट असेंबली के इलेक्शन पे हमने देखा कि शाम के 6 बजे तक जो इन्होंने नंबर्स दिए डाटा, और जो अगले दिन डाटा है, उसमें मतलब मैसिव डिफरेंस है, मैसिव। तो ये निर्वाचन आयोग जो है ये सही गणना कर नहीं सकता एक फिक्स टाइम में। तो ये 2.5 महीने के अंदर में इतनी बड़ी गणना कर ले, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और शायद इसी भय से जो है अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इस चीज का विरोध करें। जी हिमांशु। अच्छा राजीव जी, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में एक दल है जो जीतता है, एक दल है हारता है, मतलब बहुत सारे दल होते हैं, बाकी सब हार जाते हैं, एक जीत जाता है, या फिर 2-3 लोग मिलकर जो है सरकार बना लेते हैं।
ये कोई लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, उसकी स्वायत्तता पर अगर सवाल खड़ा होने लगे तो फिर जीते कोई भी, लेकिन लोगों के मन में अगर संशय आ गया, शक आ गया, तो लोकतंत्र कितने दिनों तक जिंदा रहेगा? क्योंकि ये उम्मीद ही तो कि चुनाव आयोग जो चुनाव रहा है, जो कंडक्ट करवा रहा है, जो प्रक्रिया अपना रहा है, वो एकदम सही है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, यही जो प्रक्रिया है, यही तो भारत को सूडान से अलग करती है, या भारत को सोमालिया से, अफगानिस्तान से अलग करती है, कि भारत के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की नीति है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल जो है ये 2014 के बाद से लगना शुरू हुआ। इसकी शुरुआत, इसकी आगाज हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने, जो सबसे सीनियर जजेस थे, उन लोगों ने मिलके अपने ही जो कलीग हैं, दीपक मिश्रा जी जो उस टाइम में चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे सीबीआई के आलोक वर्मा जो चीफ थे, उनके और उनके नीचे जो काम करने वाले राकेश अस्थाना जी जो थे, इनके बीच में झगड़ा हुआ और फिर पता चला कि सीबीआई के अंदर में किस तरीके से जो है वो फ्रिक्शंस है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ईडी के एक ही ऑफिसर को 5 साल तक कंटिन्यूअसली 5 बार जो है उनको एक्सटेंशन मिला। और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग जो है उसके ऊपर में शक की सुइयां गई। तो ये हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी जिनके ऊपर हमें नाज था, उन सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह पिछले 11 सालों में लगे हैं। देखिए हिमांशु जी, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है, प्यारे मेरे 4 PM के दर्शकों ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको कोई और नहीं बताएगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2 अहम स्टेप्स रहते हैं। पहला रहता है आपका ये समझना कि प्रॉब्लम क्या है, और वो आप कैसे समझते हैं, वो आप डाटा गैदर करके समझते हैं। तो कांग्रेस ने समझा कि डाटा गैदर करके कि कैसे इलेक्शन में जो है वो धांधली हो रही, ठीक है, और इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है। तो पहला स्टेप रहता है प्रॉब्लम समझना विद द हेल्प ऑफ गैदरिंग डाटा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है जो डाटा आपने गैदर किया है उसके बेसिस पे एक एविडेंस क्रिएट करना, एक एविडेंस बनाना और अपने स्टेटमेंट को स्ट्रांगली रखना। तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद में वही किया, उन्होंने डाटा गैदर किया है, एविडेंस दिए हैं निर्वाचन आयोग को, और ये डाटा और एविडेंस जो है अब ये निर्वाचन आयोग पे बहुत बड़े सवाल लगा रहे हैं, बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं। तो जो आपने कहा कि इलेक्शन कोई भी जीते कोई भी हारे, यदि इलेक्शन कराने वाली बॉडी के ऊपर ही, निर्वाचन आयोग के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, उसके ऊपर ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़े हो जाते हैं उसकी विश्वसनीयता को लेके, तो फिर इस तरीके से निर्वाचन का अर्थ क्या रह जाएगा। तो आपका कहना एकदम सही है हिमांशु जी, निर्वाचन आयोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी इमेज को जो है फिर से निखारने में। ये वो निर्वाचन आयोग है जहां पर TN शेषन जैसे जो है महान ब्यूरोक्रेट विराजमान थे, जहां लिंगदो जैसे महान ब्यूरोक्रेट विराजमान थे, जहां पर कुरैशी साहब जैसे महान जो है निष्पक्ष जो है ब्यूरोक्रेट वो विराजमान थे, गिल साहब विराजमान थे। ये बड़ी बड़ी हस्तियां थी, ये वो हस्तियां हैं जो मैंने अपने मतलब समझ लीजिए पत्रकारिता के या स्टूडेंट लाइफ के टाइम में देखी। इसके पहले भी रहे होंगे जरूर बड़े बड़े मतलब टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट जो इलेक्शन कमिश्नर्स बने होंगे, परंतु अभी जो इलेक्शन कमिश्नर्स बन रहे हैं इनके ऊपर में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये वो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो घटिया स्तर की शेरो शायरी करते हैं, ना कि सवालों के सीधे सीधे जवाब दे। इनके पास में इस चीज का कोई जवाब नहीं है कि जो शाम में 6 बजे के बाद आप जो डाटा देते हो वो डाटा सडनली वोटिंग परसेंटेज का 4, 5, 6% कैसे बढ़ जाता है। इस सवाल का इनके पास में कोई जवाब नहीं। तो इनके अधिकारी जो है ये इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इनके अपने करतूतों के कारण पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे आज की डेट में जनता कई सवाल उठा रही। जी हिमांशु। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है ये तो हमने देखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद नहीं थी जो किया जा रहा है।
क्योंकि राहुल गांधी अगर कहते हैं कि फोटो दीजिए, वीडियो दीजिए, तो नियम ला दिया जाता है कि आप 45 दिन तक ही ले सकते हैं। 1 साल का नियम जो है 45 दिन तक समेट दिया जाता है। अगर विपक्ष का कोई नेता किसी भी तरह से सवाल उठाने की कोशिश करता है तो एक नियम लाकर उस सवाल को ही जड़ से खत्म कर देने की कोशिश की जाती है। ये एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक ये था कि कोई सवाल उठाए, हल्का फुल्का जवाब दे दीजिए या फिर नहीं भी दीजिए तब भी चलेगा। लेकिन अब क्या है, सवाल उठाया तो उस समस्या को ही खत्म कर दो, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला हाल हो गया। देखिए, ये 45 दिन में भी देते हैं कि नहीं देते हैं? 45 दिन बोल दिया, पर ये देते हैं कि नहीं देते, ये बहुत बड़ा सवाल। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, ये तो 11 साल से इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो यही है कि ये अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जीरो है, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जीरो है, सिफर है। भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, या एनडीए की जो ये सरकार है, जिसके अध्यक्ष मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री जो है, उनकी अगुवाई में जो सरकार चल रही है, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे इसको 0 मार्क्स मिलते हैं, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे भी इसको 0 मार्क्स मिलते हैं। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि आप जीवन, मतलब आप जन्म जन्मांतर तक तो शासन में रहोगे नहीं, जब आप शासन से हटोगे तब आपका क्या होगा, ये आप अभी से सोच लो। क्योंकि आपने जो है ये फाउंडेशन झूठ की रखी है, ये जो झूठ की नींव है, जो ये लाइज, जो डिसीट, ये जो चीटिंग है, ये जो आप कर रहे हैं, ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो कल को चल के भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में बैठेगी तो उसके साथ में भी होगा। और फिर उस वक्त में जनता की सहानुभूति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कतई नहीं होगी, एनडीए के साथ कतई नहीं होगी। क्योंकि आपने जब शासन आपके हाथ में था तब आपने अपनी मनमानी कर, तब आपने जो है किसी भी तरीके की जवाबदेही जो है, किसी भी तरीके की निष्पक्षता पे ध्यान नहीं दिया। आपने हर समय जब भी आपको वक्त मिला, आपने असत्य को बढ़ाने का प्रयास किया, आपने निरंकुशता को बढ़ाने का प्रयास किया। आप जो है रह के मतलब हर बार आपके सारे दावे जो है वो खोखले साबित होते हुए नजर आए। आप जो निष्पक्षता की बात करते हो, वो दिखता है कि जब आप एक ब्यूरोक्रेट को 5-5, 6-6 साल एक्सटेंशन देते हो, उससे समझ में आ जाता है कि आपकी निष्पक्षता कितनी खोखली है। कहने का अर्थ यह है हिमांशु जी कि आज जो भारतीय जनता पार्टी इंडियन डेमोक्रेसी को वीक करने के लिए स्टेप्स ले रही है, कल को यही स्टेप्स इनके लिए भारी पड़े और उस वक्त में जनता जो है वो इनके साथ में नहीं आएगी। आज जब कांग्रेस बात उठाती है तो कम से कम जनता जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ी कहीं नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल जब शासन किया, उस शासन काल में उन्होंने कभी भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को डिमोलिश नहीं किया। इमरजेंसी के टाइम में सवाल उठे पर उन सवालों को दबाया नहीं गया, और यदि दबाया भी गया तो जनता ने फिर उसका प्रतिकार किया। तो यही सेम चीज जो है हम होते हुए देख रहे हैं। अभी अघोषित इमरजेंसी है, आप 45-50 साल पहले की इमरजेंसी याद करके तमाम तरीके के व्याख्यान देते हो, परंतु आज जो अघोषित जो इमरजेंसी है, जहां पे आप ये नहीं बताते हो कि सारे ईडी के जो केसेस है वो विपक्षी लीडर्स पे क्यों चल रहे हैं। क्यों नहीं कोई ईडी का केस अमित शाह या उनके बेटे के खिलाफ दायर होता है? क्यों नहीं कोई ईडी का केस जो है वो राजनाथ सिंह या कोई दूसरे, नितिन गडकरी या कोई दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ दायर होता है? क्यों नहीं कोई ईडी का केस जो है, सीबीआई का केस जो है, या डीआरआई का केस जो है वो शासन करने वाली पार्टी के लीडर्स के खिलाफ जो है क्यों नहीं दायर होता है? ये सारे ईडी, डीआरआई, सीबीआई क्या सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए बने? तो ये सारी चीजें जो हैं ये सवाल उठाती है। आपने अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है, आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने संजय सिंह को उठा के जेल में डाल दिया। आज पता चल रहा है कि उनके ऊपर में तो कोई केस ही नहीं बन रहा है। शराब जो है, जो जितने पहले शराब की दुकानें तो उससे ज्यादा दुकानें बढ़ गई हैं। क्या नीति है? आप नीति के बेसिस पे किसी को जेल पे डाल रहे हो। कल को यदि आपकी सरकार हटेगी तो आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र में बहुत सारी नीतियां ला रहे हैं, तो कल को उठ के यदि आपका शासन गया तो क्या देवेंद्र फडणवीस को जेल में डाल देंगे? क्या आप उस चीज को जो है स्वीकार करोगे? तो आप ये गलत तरीके से क्यों काम कर रहे हो? गलत तरीके के एग्जाम्पल्स क्यों सेट कर रहे हो? इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करके सिर्फ और सिर्फ आप डेमोक्रेसी को वीक करने का ही काम कर रहे हो और कुछ आपको हासिल नहीं हो। जी हिमांशु जी।
राजीव जी, ये देखिए दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की ये जो प्रक्रिया है वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी से मिलती जुलती है। वो कह रहे हैं कि एक महीने में 8.1 करोड़ लोगों जो वोटर्स हैं उनका सत्यापन करना कितना बेतुका है, कितना अतार्किक है। वो इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं जो बात 24 जून को कही गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और कह रहे हैं कि ये मतलब ये संभव नहीं है। आप कैसे इतने सारे लोगों को आप वेरीफाई करोगे, फिर से उनसे कागजात लोगे, और ये प्रक्रिया पहले होती तो पहले लोग अपनी चीजें सुधार करते। अब हो क्या रहा है, जल्दबाजी में होंगी तो आधे लोग तो छूट वैसे ही जाएंगे, वो कागज कहां से लेके आएंगे। बिल्कुल सही, वही पहले सवाल के जवाब में मैंने यही कहा कि भाई आप जो है देखिए 8 करोड़ में 70% मतदान भी हुआ तो यानी 2.5 करोड़ निकाल लीजिए, 2 करोड़ 40 लाख, तो ये सीधे सीधे 5.5 करोड़ हो जाता है। 5.5 करोड़ में कौन वोट डाल रहा है, कौन जेन्युइन वोटर है, कौन फ्रॉड वोटर है, आप नहीं पता लगा सकते हो। और इतनी जल्दी तो कतई पता नहीं लगा सकते हो 2.5 महीने के अंदर में कि इसके पास में बराबर डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, कि डॉक्यूमेंट फॉर्ज है, कि डॉक्यूमेंट सही है। ये जो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के दीपांकर साहब हो, चाहे आरजेडी के झा साहब हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस से राहुल गांधी हो, या कोई भी रीजनल तमाम लीडर्स हैं, ये जो बात उठा रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ये उनके भय को, संशय को, डर को जो है वो पुख्ता करता है पुराने एग्जाम्पल्स लेके। भाजपा का और निर्वाचन आयोग का जो पुराना जो डीड है, जो उनकी पुरानी हरकतें हैं, वो ऐसी हैं कि वो उनके ऊपर में सवालिया निशान उठाते हैं। आप यही काम जो है लोकसभा इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे। आप 1 साल 1.5 साल, नवंबर 2025 में इलेक्शन होने वाला है, आपने क्यों नहीं ये छटनी की काम जो है जून 2024 से चालू कर दिया था। कम से कम हरियाणा के स्टेट में छोटा है, वहां ये चीज हो जाती लागू, बिहार में भी उसी टाइम कर देना चाहिए था। सारे स्टेट्स में क्यों नहीं आप एक ही टाइम में कर, आप ये रह के कर रहे हो, इलेक्शन होने के 2.5 महीने पहले कर रहे हो। इससे आपकी मंशा साफ नजर आ रही है कि आप जो है वो येन केन प्रकार किसी भी तरीके से जो है इलेक्शन जीतना चाह रहे हो। ये इलेक्शन जीतने का ही एक जो है ये एक शिगुफा इन्होंने छोड़ दिया है इलेक्शन जीतने के लिए। यदि इनके प्रयासों में, देखिए प्रयास अच्छा है, मैं मतलब ये जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट की है ये राइट स्टेप है, परंतु इसकी टाइमिंग जो बार बार जो आपने भी कहा, झा साहब ने उठाया, टाइमिंग गलत है। जो दीपांकर जी बोल रहे हैं टाइमिंग गलत है। भाई आप यदि ये 1.5 साल पहले ये इनिशिएटिव लेते तो समझ में आता है। अब आप बताइए हिमांशु जी, जो सेंसस 2021 में भारत को हो जाना चाहिए था, आज 2025 हो गया, भारत में आज तक जनगणना नहीं हुई। जनगणना नहीं हुई, हम खुद ही बोलते रहते हैं हम 140 करोड़ है, कोई बोलते हैं 135 करोड़ है, कोई बोलते हैं 145 करोड़ है। जब ये सरकार 4 साल में भारत के अंदर में जनगणना नहीं करा पाई, तो ये 2.5 महीने के अंदर में बिहार जैसा पॉपुलेटेड स्टेट वहां तक कैसे वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी करेगी, ये अपने आप में जो है कई सवाल पैदा करता है। जी हिमांशु। अब देखिए राजीव जी क्या होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि सवाल तो विपक्षी दल उठा रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब क्या आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि वो किस तरह से देख रहे हैं। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और चुनाव आयोग ने एक अपना नया नियम लागू कर दिया है, एक नया फरमान सुना दिया है, उसके तहत आगे चुनाव होना है। कमेंट करके बताइए।